नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। जिंदगी में बीमारियां तो लगी रहती हैं और आजकल के जमाने में मेडिकल खर्च कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, ये ना तो आपसे छिपा है ना हमसे। तो ऐसे में जरूरत है खुद को और अपने परिवार को बेहतर मेडिकल सेवाएं देने की, और ये तभी हो सकता है जब आप इसकी तैयारी पहले से ही कर लें। आज हम बात करेंगे मेडिक्लेम पॉलिसी और उसकी जरूरत के बारे में। कैसे आप औसत इनकम के बावजूद अपने परिवार को अच्छी मेडिकल सेवाएं दे सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एडवांस प्लानिंग की, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज चूंकि हम मेडिक्लेम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हर्षवर्धन जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि मेडिक्लेम पॉलिसी को आप किस तरीके से उसके बारे में दर्शकों को समझाएंगे और ये कितना जरूरी है अवेल करना। शिल्पा, आपने एक सही बात कही कि आज की तारीख में अगर हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें ये देखना होगा कि ऐसे कौन से इंसिडेंसेस हो सकते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल लाइफ पे एक बहुत बड़ा असर आता है। तो उसमें से एक जो है वो है बीमारी का। अगर परिवार में हमारे किसी की बीमारी हो जाती है तो ये जानना ज़रूरी है कि आज की तारीख में जो खर्चे हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जिस दर से बढ़ रहे हैं वो अगले साल या 1 साल 2 साल बाद जब आप देखेंगे तो खर्चे और ज़्यादा ही होते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है कि हर इंसान, छोटे से छोटा बच्चा हो या बूढ़ा इंसान, अगर कोई किसी के परिवार का हिस्सा हो, तो ये ज़रूरी है कि वो एक मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदें। अब मेडिक्लेम पॉलिसी काम क्या करती है? मेडिक्लेम पॉलिसी ये आपको वादा करती है कि जो आपने सम इंश्योर्ड ले रखा है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है, तो अगर परिवार के किसी भी इंश्योर्ड इंसान का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपके जो खर्चे हैं, जो आपका एक्चुअल कॉस्ट लगता है, वो खर्चे पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से आपको रीइंबर्स किए जाते हैं। इसका एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा फिर से, वो ये है कि जो आपके खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन में लगते हैं, आपकी बीमारी ठीक करने में लगते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन होता है, उसमें आपका खर्चा रीइंबर्स किया जाता है, आपको प्रॉफिट नहीं होती। अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपया हुआ है तो आपका खर्चा, अगर वो पॉलिसी टर्म्स में बैठता है, तो आपको 1 लाख रुपए आपको रीइंबर्स किए जाएंगे। सो ये एक मेडिकल का एक पॉलिसी का एक फायदा होता है, जिसमें आपको एक चीज़ की निश्चित हो जाता है कि अगर आपका कोई कारण से बीमारी होती है या एक्सीडेंट होता है जिससे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, तो जो भी आपका खर्चा लगेगा वो आपको पॉलिसी के जरिए दे दिया जाएगा। अगर 100% मान लीजिए अगर किसी का 5 लाख रुपए किसी बीमारी या ऑपरेशन पर खर्चा होता है, तो पूरा 5 लाख उसको पैसा कंपनी की तरफ से मिल जाएगा? जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं एक सम इंश्योर्ड के उदाहरण के तौर पे आप लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, और जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो मान लीजिए कि 3 लाख रुपया हुआ, तो आपको 3 लाख रुपया रीइंबर्स किया जाएगा, ना कि 5 लाख। 5 लाख एक अपर लिमिट है। ये है कि अगर आपके खर्चे 1 साल के अंदर 5 लाख तक होते हैं तो वो रीइंबर्स किया जाएगा। अगर आपका खर्चा 6 या 7 लाख होता है तो क्योंकि आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख था, आपका जो रीइंबर्समेंट होगा वो 5 लाख रुपए तक ही होगा। जी, हर्षवर्धन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मेडिक्लेम पॉलिसी क्या है? ये तो आपने बताया, लेकिन इसको लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं? पॉलिसी खरीदने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि आप कितना सम इंश्योर्ड लेंगे, आप कितने का बीमा अपने लिए और अपने परिवार के लिए लेंगे। ये उस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप रहते कहाँ पे हैं और आप किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे। मान लीजिए आप अगर मेट्रोज में रहते हैं, मुंबई या दिल्ली ऐसी कोई मेट्रोज में रहते हैं, तो वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटी से कई ज़्यादा होता है। तो अगर आप मेट्रोज में रहते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड आपको मिनिमम 5 लाख तो लेना चाहिए, क्योंकि खर्चे भी उसी प्रकार के लगते हैं। अगर आप छोटी शहरों से आते हैं तब वहाँ पे आपका मेडिकल का जो खर्चा है वो आपको मालूम है कि इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आप शायद 3 या 4 लाख रुपए की पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सम इंश्योर्ड की। अगर हम दूसरी बातें करें कि आपको फीचर्स भी देखना है, आपको ये देखना है कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल हैं, आपको ये देखना है कि आपकी पॉलिसी में फीचर सबसे अच्छे कहाँ से मिल सकते हैं। तो 2-3 पहलू हैं जो आपको खास करके ध्यान रखना होगा। कई पॉलिसीज हैं वो आपके जो रीइंबर्समेंट है, जो बेनिफिट्स हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं। मान लीजिए हमने 5 लाख का एक एग्जाम्पल लिया था। अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और आपकी पॉलिसी में एक फीचर है कि आपका जो रूम रेंट है
वो 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो आप जो कमरा लेते हैं वो 5,000 रुपया प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप उससे ज़्यादा वाले कमरे में रहते हैं, मान लीजिए आपने एक 10,000 रुपये वाले कमरे में रहा, तो जो आपका टोटल बिल आता है उसमें से एक तो 5,000 रुपया हर दिन का कट जाएगा, क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी थी वो 5,000 रुपये तक की ही थी। उसके अलावा आपके ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हैं, आपके जो दूसरे कंसल्टेशन चार्जेस हैं, वो भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो एक सेट ऑफ कंपनीज हैं जो आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है और दूसरी एक सेट कंपनीज हैं जो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। तो प्राइवेट कंपनीज में हमने अक्सर देखा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है। तो फीचर्स में आपको ये 2-3 चीज़ देखनी होगी। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है वेटिंग पीरियड। काफ़ी बीमारियां जो हैं वो पॉलिसी लेने के बाद 1 साल, 2 साल या 4 साल तक कवर नहीं की जाती। तो आप अगर कोई आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है जिसमें आपको मालूम है कि आपके परिवार में ऐसी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है और वो अगर पॉलिसी में एक कंपनी आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि 1 साल तक नहीं देगी, दूसरी कंपनी बोलती है हमको 4 साल तक नहीं देंगी अगर उसी पर्टिकुलर बीमारी का, तो आप उसी कंपनी का लेंगे जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कम 1 साल तक का ही है। तो ऐसे 3-4 पहलुओं को आपको अपनी पॉलिसी खरीदने से पहले ध्यान रख के आप अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में जानकारी आपसे लेने के बाद, वो ये कि अक्सर लोग इस कश्मकश में होते हैं कि अगर वो मान लीजिए 35 से ऊपर की उम्र में हैं तो उनका ये सोचना होता है कि अब शायद कंपनी हमें मेडिक्लेम पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करेगी, हम नहीं ले सकते, और अगर लेंगे तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। क्या ऐसा भी है? क्या इसमें एज फैक्टर भी मैटर करता है? नहीं जी, अगर हम देखें तो एज फैक्टर कब मैटर करता है, जब आपकी आपके हेल्थ एलिमेंट होती हैं। मान लीजिए अगर आज की तारीख में हम जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो अगर आप 45 के नीचे हैं, 45 ईयर्स के नीचे हैं, तो मेडिक्लेम लेते वक्त आपके ज़्यादातर मेडिकल टेस्ट नहीं किए जाते हैं। आप जो फॉर्म पे लिख के देते हैं, आप जो डिक्लेयर करते हैं कंपनी को आपका हेल्थ स्टेटस, उसी बेसिस पे आपको इंश्योरेंस कंपनी आपकी बीमा दे देती है। लेकिन अगर आप 45 साल के ऊपर के हैं तब आपको इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनी आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाती है जिसमें वो जानना चाहती है कि आपकी कोई बीमारी आपके पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है कि नहीं है। सो ये एक फैक्टर है जिसमें एज इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी हेल्थ स्टेटस बहुत मायने रखता है। मान लीजिए आप 25 साल के हैं और आपकी कोई बहुत ना बीमारी, कोई सीरियस बीमारी हो चुकी है, तो 25 साल के इंसान को उतनी तकलीफ आएगी जितनी अगर 45 के प्लस हैं और हेल्दी हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हेल्थ स्टेटस ज़्यादा ज़रूरी है, एज इतना ज़रूरी नहीं है। जी हर्षवर्धन जी, ये बताइए जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है तो उनको हॉस्पिटल्स किस तरीके से कवर करते हैं? बीमा कंपनियां किस तरीके से उसे कवर करती हैं? हाँ, ये करेक्ट, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात किया है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो है वो एक मुख्य कारण बनता है जिससे क्लेम रिजेक्ट भी किया जाता है। और अगर हम डिस्प्यूट्स देखें तो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट का टॉपिक उठा के ही इंश्योरेंस कंपनी आपके कोई भी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। अब प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट पहले होता क्या है वो समझने की जरूरी है। आपने जिस दिन बीमा लिया उसके पहले से आपके पास अगर कोई भी आपकी बॉडी में एलिमेंट है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म में आपको पूरा भर के देना रहता है, क्योंकि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अटमोस्ट गुड फेथ पे डिपेंड करता है, विच मीन्स आपकी जो हेल्थ स्टेटस है वो आपको ही मालूम है। तो आप जो भी प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट हो सकता है डायबिटीज हो सकता है हाइपरटेंशन हो, या कोई आपका पास्ट में कोई सर्जरी हुआ हो सकता है हर्निया का सर्जरी हुआ था, या जो भी आपके पास्ट में पॉलिसी लेने से पहले का हेल्थ स्टेटस था, वो आप अपनी कंपनी अपने प्रपोजल फॉर्म में भर के देंगे। तो ये सारी हो जाती है प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट। इसका मीनिंग ये है कि पॉलिसी लेने से पहले आपकी कौन सी बीमारियां थी, अगर वो आपने एकदम क्लियरली डिस्क्राइब करके डिस्क्लोज किया है अपनी प्रपोजल फॉर्म में, फिर इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि आपको पॉलिसी देनी है कि नहीं देनी है। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपका पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेती है, फिर उसमें वो क्लॉजेज रहते हैं कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट है आपकी पहले 4 साल या 5 साल तक ये कवर नहीं की जाएंगी। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपकी फर्स्ट पॉलिसी लेने के बाद 4 या 5 साल के अंदर कोई क्लेम आता है उसी बीमारी के लिए जो आपकी पॉलिसी लेने से पहले थी, तो कोई क्लेम दिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूसली पॉलिसी 4 या 5 साल तक रिन्यू की है तो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट भी कवर हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दर्शकों को जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनीज ये प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट की वजह से अगर कोई दूसरी बीमारी होती है तो वो भी वो इंक्लूड करते हैं इसी पर्टिकुलर क्लॉज में। जी ये बताइए, अगर मेडिक्लेम पॉलिसी में हम प्रेगनेंसी कवर की बात करें तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ कंपनीज
प्रेगनेंसी कवर देती हैं और कुछ ऐसी कंपनीज है जो नहीं देती, तो ऐसा क्यों है? और प्रेगनेंसी कवर अगर हम क्या इसके लिए ऑप्ट करना पड़ता है? अगर ऑप्ट करते हैं तो किस तरीके से क्या ध्यान रखना चाहिए? वेल शिल्पा, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक्चुअली अगर हम इंश्योरेंस का पर्पस देखें तो वो एक बीमारी को कवर करती है जी। अगर वैसे उसी लिहाज से अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक इवेंट है अपनी लाइफ का जो आप प्लान भी करते हैं। बीमारी है जो आप प्लान नहीं करते और आपके अनअनाउंस्ड आपकी लाइफ में आती हैं। अब आप मान लीजिए कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कवरेज कर रहे हैं तो पॉलिसी टर्म्स, कई कंपनी, आपने सही बताया कि कई कंपनीज अपने एक वैल्यू एडिशन के तौर पे प्रेगनेंसी कवर करती हैं, लेकिन क्योंकि अगर वो एक वैल्यू एडिशन कर रही है तो प्राइस जो प्रीमियम है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब उसके फ़ायदे क्या होते हैं? मान लीजिए आपने एक पॉलिसी ली है और उसमें पॉलिसीज़ में जब प्रेगनेंसी कवर होता है तो उसमें वेटिंग पीरियड भी दिया जाता है, विच मीन्स कि आप जब पॉलिसी लेते हैं उसके 2 साल या 3 साल तक आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको क्लेम नहीं मिलेगा, उसके बाद में आपको मिल सकता है। और जब मिलता भी है तो वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर यही उदाहरण हम ले तो 5 लाख की अगर आपकी पॉलिसी है तो प्रेगनेंसी कवर उसमें 5 लाख का नहीं होता, उसमें प्रेगनेंसी कवर या तो 25,000 होगा या 50,000 रुपये होंगे और वो फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए ही होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 5-6 बच्चे होते हैं तो सभी बच्चों के लिए वो कवर मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी कवर एक एड ऑन बेनिफिट है और अगर एड ऑन बेनिफिट है तो उसमें कॉस्ट भी लगता है और एक वेटिंग पीरियड होता है जिसके बाद ही अगर प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसका खर्चा मिलता है। तो ये वेटिंग पीरियड क्या वेरी करता है हर पॉलिसी के हिसाब से या बहुत कॉमन है ये हर पॉलिसी में? वेल अगर हम डिफरेंट कंपनीज की बात करें तो एक अगर यूनिफॉर्मिटी देखें तो 2 साल का डेफिनेटली उसमें वेटिंग पीरियड होता है। कई कंपनीज इसका वेटिंग पीरियड 3 साल के लिए भी करती हैं। तो ये तो जब आप पॉलिसी का कोई भी डॉक्यूमेंट देखेंगे या फीचर्स देखेंगे तब उसमें आपको क्लियरली स्पेल्ड आउट रहेगा कि कौन सी कंपनी में कितना वेटिंग पीरियड है। जी हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि मेडिक्लेम पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है और इनमें से बेहतर ऑप्शन कौन सा होता है? वेल शिल्पा, मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली 2 डिफरेंट पर्पस मीट करते हैं। मेडिक्लेम जैसे हमने बात की वो ये है कि आपकी कोई अगर एलिमेंट होती है, कोई भी बीमारी होती है, मान लीजिए आपके बुखार भी हो या मलेरिया हो जिसके लिए आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तो अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उसके रिलेटेड आपके जितने खर्चे आते हैं वो एक्चुअल बेसिस पे आपको रीइंबर्स किया जाता है। तो वो बेसिकली एक प्रोविजन है जिसमें जो आपका खर्चा लगा उसका आपको कवरेज मिलता है। जहां हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं उसमें एक लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए 9 या 10 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, क्रिटिकल इलनेस क्या जो हम बोल रहे हैं वो है, किडनी फेलियर है या पैरालिसिस है, स्ट्रोक है या कैंसर होता है। ऐसी कोई मेजर एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये पाया जाता है कि आपकी कमाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो रिकवरी का जो प्रोसेस है, हॉस्पिटल में जो भर्ती होते हैं वो खर्चा तो आपको मेडिक्लेम देता है, लेकिन जब वही इंसान बाहर आता है तो उसकी कमाने की क्षमता उतनी नहीं रहती क्योंकि उन्हें एक मेजर एलिमेंट हुआ है। तो उसमें एक लॉस ऑफ इनकम माना जाता है कि एक कमाने की क्षमता जब कम हुई है तो आपकी इनकम भी कम होती है। तब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज बोलते हैं वो लेते हैं। उसमें मान लीजिए अगर आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो जो मेडिक्लेम से आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा था वो तो आपको मेडिक्लेम ने दे दिया, लेकिन जब आपको डायग्नोस हुआ हार्ट अटैक और आप सर्वाइव करते हैं 30 डेज या 90 डेज जो भी पॉलिसी का पीरियड है, उसके बाद वो पूरा 10 लाख रुपए आपके हाथ में लमसम के तौर पे दे दिया जाता है। और वो इसी के लिए दिया जाता है आपको कि आपकी जो कमाने की क्षमता कम हो गई है वो आप रिप्लेस करते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट एक अलग अलग प्रोडक्ट है, इनका आपस में एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, क्योंकि हमारे एज इंडिविजुअल्स हमारे पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, हम सब कुछ तो खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर आप कोई भी एक चीज़ खरीदना चाहते हैं तो मेडिक्लेम पहला चीज़ है जो आपको खरीदना होगा। और अगर आपके पास और भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद आपके पास पैसे बचते हैं तो क्रिटिकल इलनेस और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की आपने बात की वो भी अपनी पॉलिसी आप एक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं।